शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपके 15 लाजवाब क्वेश्चंस रहेंगे, आपके न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अनुसार रहेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी कंबाइन किए गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकते हैं। तो मैथ्स पेडागोजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंसेप्ट आप कर सकते हैं, लेकिन पेडागोजी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा क्योंकि जो कंसेप्ट होते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th-10th तक का लेवल का प्रश्न आता है तो वो सभी लगभग 50% आसानी से कर लेते हैं, लेकिन पेडागोजी आपको पढ़नी पड़ती है। बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन 15 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चनों के लिए? तो सभी लोग तैयार हो जाइए, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों के बेहतरीन लाजवाब प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न साथियों क्या पूछा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? ये विशेष शिक्षा के समान है, प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना, केवल विशेष ज़रूरतों वाले छात्रों के लिए ही नहीं है, उन छात्रों के लिए है जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। आपके पिछली बार पूछा गया था कि उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं होगा, यानी ये जरूरी जानना जरूरी कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है इसके लिए सही कथन क्या होगा कि प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना चाहिए, केवल विशेष ज़रूरत वालों के लिए ही नहीं ध्यान देना कि केवल विशेष ज़रूरत वालों उनको भी, सब प्रत्येक को सभी को समान देखना, उन छात्रों के लिए है जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं उनको भी ध्यान देना। तो कहीं ना कहीं कौन सा कथन सही नहीं है? ये विशेष शिक्षा के समान है। तो उपचारात्मक शिक्षण एक विशेष शिक्षा के समान नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ईएसबी ने इसको फर्स्ट ऑप्शन सही माना है। आइए बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है? सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों इनमें से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? मैथ्स पेडागोजी में स्टेटमेंट या कथन जो होता है, परिभाषाएं 2 नंबर की पूछी ही जाती हैं। तो इनमें से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? हागवेन, स्किनर, लॉक या बेंजामिन पेरिक पियर्स की बात हो रही है। तो आप सभी लोग जानते हैं जिसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है मैथ्स में कि यह बेंजामिन पेरिक पेरिस ने कहा। किसने कहा है? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये चारों ऑप्शन हागवेन का पूछा जाता है, बेंजामिन पियर्स का पूछा जाता है, ये ऐसे स्टेटमेंट कथन परिभाषाएं इनकी पूछी जाती हैं। अगर ये 4-5 आपने परिभाषाएं कथन पढ़ लिया तो 2 नंबर आपके वाकई में यहीं से पक्के हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि समाकलन किया जाना चाहिए, कक्षा 1-2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, या कह सकते हैं कि अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों की बात की जा रही है, बालक बालिकाओं की बात की जा रही है, जिसमें गणित शिक्षण अधिगम के लिए पूछा जा रहा है। तो कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं तो कहीं ना कहीं गणित व अन्य विषयों की जैसे कि भाषा, कला इत्यादि समाकलन किया जाना चाहिए। समाकलन मतलब जोड़कर बताना चाहिए कक्षा 1 और 2 के लिए, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न आपके पिछले ईयर बार जो आपके पेपर में एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था। एक शिक्षक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? सोचिए, आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और आप ही जो है गणित के शिक्षक बनते हैं जो कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या नहीं करना है इस पर? एक दूसरे के विचार को संसाधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, तो ये आप लोग करेंगे। कई स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करना, या शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने के लिए रणनीति प्रदान करना, या कह सकते हैं कि प्रश्न हल के लिए कक्षा में छोटे समूहों में विभाजित कर देना, कि आप समूह में डिवाइडेशन हो जाइए। ठीक है, देखिए आप समझिए थोड़ा ध्यानपूर्वक, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। संभावित प्रश्न है, एक शिक्षक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावनाओं को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, तो उसे जो है एक दूसरे के विचार को संशोधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहन करना चाहिए, जहाँ पे प्रोत्साहन हो मतलब पेडागोजी है। कई स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करना चाहिए, तो साथ में जुड़ा कार्य है तो ये भी पॉजिटिव हो जाता है।
इसके बाद कह रहा है कि शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने की कोई रणनीति बताता। ऐसा नहीं, शुरू करने के लिए प्रश्न की हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि शुरुआत की बात की जा रही। प्रश्न हल के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करना, तो ये पॉसिबल हो सकता है। छोटे समूहों में विभाजित कर देने से 20 मान लीजिए 50 विद्यार्थी हैं आपकी कक्षा में, उनको 5-5, 10-10 या 15-15 विद्यार्थियों कर लीजिए, 4-5 सवाल दे दीजिए ग्रुप में, समूह में सॉल्व करने के लिए, तो ये अच्छी रणनीति है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि शुरू करने के लिए प्रश्न हल करने के लिए रणनीति प्रदान करना चाहिए, ये आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हैं, गणित की कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है? कौशल, अनुप्रयोग, पूर्व ज्ञान या अवबोधन? देखिए, विद्यार्थी अर्थात बालक बालिकाओं में गणित की संकल्पनाएं जो सिद्धांत होते हैं, उनके अर्थ को बच्चा जो है बालक बालिका समझता है, तो अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी? मतलब जो बालक बालिका गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांत के अर्थ को समझने लगे, तो वह अधिगम के किस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है? तो वह अधिगम के अवबोधन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। क्या हो जाएगा? अवबोधन। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंसेप्ट की क्लास जिनको चाहिए मैथ्स की कमेंट कीजिए, कंसेप्ट की प्रैक्टिस सेट भी आएगा, सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगला प्रश्न देखिएगा, गणित को क्या कहा जाता है? कई बार पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। गणित को विद्यार्थियों का दुश्मन, तो ये निगेटिव हो जाएगा। शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या मस्तिष्क का व्यायाम? तो कहीं नहीं, गणित में हमें क्या करना पड़ता? सोच विचार, सोचना पड़ता है। अपने कहते हैं ना, दिमाग में जोर लगाओ, तो दिमाग के जोर लगाना मतलब मस्तिष्क का व्यायाम करना, कि नसें होती हैं वो ठीक है जल्दी जल्दी फड़कती हैं, ठीक है, प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क में थोड़ा। तो गणित को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम। यानी जिसको गणित हल करना हो तो मस्तिष्क का, जिसको व्यायाम करना हो गणित हल कीजिए, आपके मस्तिष्क का व्यायाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी? मैंने कहा परिभाषा, स्टेटमेंट, कथन, 2 नंबर रखे हुए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक, क्रोक्रो, स्किनर? तो सभी लोग जानते हैं ये परिभाषा किसकी है। यह परिभाषा आपकी किलपैट्रिक की हो जाती है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, तो हम बात करेंगे किलपैट्रिक की। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, यह सभी। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न, रिपीट हो सकता है। वह उद्देश्य बताना है जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर ले, तो उसे क्या कहा जाता है? शैक्षिक उद्देश्य कहा जाता है। शैक्षिक उद्देश्य किसे कहा जाता है दोस्तों? वह उद्देश्य जो कि गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर ले, तो वह हो जाएगा शैक्षिक उद्देश्य इज द राइट आंसर। आइए बात, प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण किसका है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मुदालियर आयोग, शिक्षा नीति 1986 या राधाकृष्णन जी का? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार हमें समझना चाहिए। और ऐसे 2-3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षा द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों को गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। यह दृष्टिकोण हमारा शिक्षा नीति 1986 का है। ठीक है, अभी नई शिक्षा नीति 2020 आ चुकी है, और 2020 जो शिक्षा नीति है इससे संबंधित अब प्रश्न आगामी हम करेंगे और इससे पूछे भी जाएंगे आपके पेपर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित पर बात ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, जब आपकी नियुक्ति होगी, शिक्षक बनेंगे, गणित के मान लिया अध्यापक बना दिया गया आपको, तो आपको जब गणित शिक्षण करा रहे होंगे तो आपको जो है गणित शिक्षक में किस बात पर ध्यान नहीं देना है? व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जाति प्रतिष्ठा का उपाय है, और आनंद की प्राप्ति न हो। सभी बताइए।
गणित शिक्षा में शिक्षक को किस बात का ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए दोस्तों, व्यवहारिक जीवन के विषय का संबंध हो तो ये ऐसा तो होना चाहिए, क्योंकि बच्चा तभी समझ पाएगा। मानसिक शक्तियों का विकास हो, ऐसा भी होना चाहिए। जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, तो जाति प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं हमें निगेटिव लग रहा है। बाकी आनंद की प्राप्ति ना हो, तो पढ़ने में आनंद भी थोड़ा बहुत नेगेटिव है, लेकिन जाति प्रतिष्ठा का उपाय और आनंद की प्राप्ति ना हो। तो गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, ये भी ध्यान देना। तो आनंद की प्राप्ति ना हो, इस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन जाति प्रतिष्ठा भी आपका है। अब इनमें से दो बचता है, सभी बताइए इनमें से कौन सा होगा? हमारे अकॉर्डिंग जाति प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या? सभी लोग बताइए, यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, किसने कहा है? ड्यूट, बेकन, डटन, प्लूटो। पिछली बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और जो 2012 में एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना, ये डटन का कथन हो जाएगा। इन्होंने डट कर शक्ति प्रदान किया है, ये पॉइंट याद रखिएगा, सेव कर लीजिएगा। अगला व्यवहारिक गणित भाग है। तो व्यवहारिक गणित किसका भाग होती है? संख्याओं के हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरण को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो व्यवहारिक गणित का भाग किसका होता है? तो व्यवहारिक गणित का भाग होता है बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को खाली स्थान बनने में सहायता करना होना चाहिए। देखिए, जानते हैं आप लोग कि असाधारण बच्चे के लिए, बच्चा कैसा असाधारण बच्चा है, उसके लिए उपचार के विवरण जो भी हों, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चों को खाली स्थान बनने में सहायता करना होना चाहिए। शारीरिक तौर पर सक्षम, भावनात्मक रूप में स्थिर, आर्थिक रूप में स्वतंत्र या अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समयोजित। तो आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पे असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण की अगर बात की जा रही है, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित बनने में सहायता करना होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। दो प्रश्न और बचे हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। अगला प्रश्न आइए जान लेते, समझ लेते हैं कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? अगर कोई बच्चा गणित का अध्ययन कर रहा है तो उस बच्चे में किन किन गुणों का विकास होगा? आत्मविश्वास आएगा, आत्मनिर्भरता आएगी, तार्किक सोच बढ़ेगी, ये सभी होगी। जो भी बच्चा गणित का अध्ययन कर रहा हो, गणित के अध्ययन करने में बच्चे में जिस आत्मविश्वास का भी गुण विकास होता है, आत्मनिर्भरता भी आती है और तार्किक सोच में भी प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये सभी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। और मैथ्स पेडागॉजी का 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क एवं निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना और उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कौन सा कथन है जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है? NCF 2005 नेशनल करिकुलम 2005 के अकॉर्डिंग क्या मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क एवं निश्चित तरीका निहित है? अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, उसे पढ़ाने की विधि, ये तो होगा। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बनाना, तो निर्धारित सब सूत्र बताना ये नेगेटिव हो जाएगा, यह सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है। पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामग्रियों के लिखने का तरीका ये हो रहा है। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, ये भी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन होगा कि ये हमारा अनुपालन नहीं कर रहा है NCF 2005 में सोचने एवं तर्क निश्चित के तरीका में। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगे? 15 में से आप लोगों ने कितने स्कोर प्राप्त किया? सभी लोगों को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। और जिनको भी टॉपर नोट्स प्राप्त करना, आपको व्हाट्सएप करना है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता होगा 9630689598। ये हमारा संस्था का कोचिंग सेंटर का व्हाट्सएप है, आपको कॉल नहीं करना है। देखिए व्हाट्सएप कीजिए, पूरा डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।